यात्रा का दूसरा दिन। सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो सामने बर्फ से ढकी हुई कुछ चोटियों के दर्शन हुए। यह जगह है गुंजी और इसी होम स्टे में कल हम रुके हुए थे। सामने है नपलचू गांव, जिसमें नपलचाल लोग रहते हैं। और जो सामने रोड दिख रही है, उसी रोड से कल हम नपलचू होते हुए आए थे। गुंजी से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए रूट अलग अलग हो जाता है। यह गाड़ी आदि कैलाश की ओर जा रही है और बाईं ओर जाने वाली यह सड़क ओम पर्वत के लिए जाती है, और यही लिपुलेख रोड भी है। रात में अधिक ठंड होने के कारण नलों में बहता हुआ पानी बर्फ में बदल चुका था। आज सुबह 7 बजे हम ओम पर्वत के दर्शन के लिए और कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए निकले। यहाँ भी लिपुलेख तक रोड पूरी तरह से कच्ची ही मिलने वाली है। यात्रा मार्ग में एक जगह कुछ छोटे छोटे पौधे बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हुए दिखे, तो यहाँ रुककर उनकी वीडियो बनाने लगे। इन पौधों के ऊपर जमी बर्फ को देखकर यहाँ पड़ने वाली ठंड का अनुमान लगाया जा सकता है। यात्रा मार्ग में पड़ते हैं कुछ छोटे छोटे रिवर क्रॉसिंग, रात की ठंड में जिनका पानी जमकर बर्फ में बदल जाता है। गुंजी से लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा कर हम पहुंचे काला पानी नामक जगह पर। यह समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मां काली को समर्पित इस दिव्य स्थान में बने मंदिर के अंदर एक छोटी सी पेटी जैसी जगह से उद्गम होता है काली नदी का। यह जलधारा काली माता के मंदिर के अंदर से ही आ रही है। मंदिर के अंदर मां काली की दिव्य मूर्ति, और इस छोटी सी जगह से उद्गम होता है काली नदी का। इस छोटे से पेटी नुमा स्थान से निकल कुछ आगे चलकर यह काली नदी बन जाती है, जो इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा करती हुई धारचूला की तरफ बहने लगती है। यहाँ पर मां काली के मंदिर के प्रांगण से ही सामने पहाड़ पर जो गुफा जैसी आकृति दिखाई दे रही है, यह है ब्यास गुफा।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि वेद व्यास ने मानव कल्याण के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। ऋषि वेद व्यास की तपस्या के कारण ही माँ काली के चरणों से यहाँ काली नदी का उद्गम हुआ, इसीलिए इस स्थान को व्यास घाटी भी कहा जाता है। काला पानी में चेक पोस्ट पर अपने परमिट चेक करवाने के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर रोड पर बहता हुआ पानी रात की ठंड में जम गया है। आर्मी की बनाई हुई छोटी छोटी पुलों से होते हुए हम काला पानी से आगे बढ़े। काला पानी से आगे बढ़े तो दृश्य और भी खुलकर सामने आने लगे। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। रोड कच्ची लेकिन चारों तरफ शानदार दृश्य। यहाँ से आगे हमारी छोटी गाड़ी के लिए यह रोड और ज़्यादा टफ होने लग गई थी। इतनी ऊंचाई पर यहाँ पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है। चारों तरफ सूखे पहाड़ हैं जो दिसंबर तक बर्फ से भर जाएंगे। शेषनाग पर्वत के दर्शन। अब हम पहुँचे गुंजी से लगभग 20 किलोमीटर दूर और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर ब्यास घाटी में स्थित नाभि ढांग में। यहीं से दर्शन होंगे ओम पर्वत के। नाभि ढांग में पहुंचकर परमिट चेक होते हैं।
यहाँ पर चाय की कुछ दुकानें भी हैं। अब मैं ऊपर ओम पर्वत के व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं और ऊपर चढ़ा तो एक ऊंचे टॉप पर पहुंचा। यहाँ पर आर्मी के कुछ बंकर और आर्मी के क्वार्टर आदि हैं। नाभि ढांग में एक ऊंचाई वाले स्थान से चारों तरफ का दृश्य। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओम पर्वत के व्यू पॉइंट पर। सामने देखिए ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से सामने पहाड़ पर नाभि जैसी एक संरचना दिखाई दे रही है। इसी संरचना के कारण इस जगह को नाभि ढांग कहते हैं। बहुत देर तक ओम पर्वत के दर्शन किए। आसपास की जगहों को देखने के साथ साथ लिपुलेख जाने के लिए आर्मी के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि यहाँ से आगे लिपुलेख की यात्रा आर्मी की निगरानी में ही होती है और हमारे परमिट भी यहीं तक के लिए वैलिड होते हैं। कुछ देर बाद आर्मी के ऑफिसर आए और उन्होंने श्रद्धालुओं की 5 गाड़ियों को लिपुलेख जाने की परमिशन दी। यहाँ से आगे की यात्रा हमारी छोटी गाड़ी के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली थी। गुंजी से लिपुलेख तक यह पूरी रोड कच्ची ही है। इन 5 गाड़ियों में सबसे आगे की गाड़ी में आर्मी के एक जवान और लास्ट वाली गाड़ी में भी आर्मी के एक जवान साथ में थे। यहाँ पेड़ पौधों के नामो निशान तक नहीं दिखते हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई और कच्ची रोड। अभी नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर तक यह सारी जगहें बर्फ से पूरी तरह ढक जाएंगी। सामने दिख रही उस चोटी पर हमें पहुंचना है। यहाँ अभी तक की यात्रा में सबसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई और कच्ची रोड, जिसमें हमारी गाड़ी को चढ़ाई चढ़ने में मुश्किल होने लगी थी। यहाँ केवल 4x4 और बड़े टायर साइज वाली गाड़ियाँ ही चलती हैं, लेकिन वैगनार जैसी छोटी गाड़ी से लिपुलेख तक पहुँचने का और सुरक्षित धारचूला तक पहुँचने का सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा। हमारे पीछे वाली इस गाड़ी में आर्मी के एक ऑफिसर बैठे हैं, जो हमें लगातार फॉलो करते हुए
हिमालय की कुछ चोटियों की सीध में हम पहुंच चुके हैं और हवा बहुत तेज चल रही है, तो शायद आवाज़ कम आ रही होगी। इस रास्ते से हम आए हैं, ये जो नीचे घुमावदार रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम आए हैं। इधर ये सारे लोग दर्शन के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हमें लगभग 100 मीटर चलकर ऊपर टॉप पर पहुंचना है। यह छोटी सी पगडंडी भारत और चीन की सीमा के उस टॉप पर ले जाती है। ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, तो बहुत सारे यात्रियों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी बहुत परेशानी मुझे भी लग रही है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी वालों ने भी बताया था कि 2 कदम चलना और फिर रुकना, फिर चलना। हालांकि मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होने लग गई है और वो ऑक्सीजन का सहारा लेने लग गए हैं। अब हम लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन की सीमा में पहुंच गए हैं। इस टॉप पर हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, तो पैरों को जमा कर खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर दर्शन कीजिए कैलाश मानसरोवर के। यहाँ पर बैठकर कुछ देर भोलेनाथ की आराधना की। - 2019 के बाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद होने के कारण आर्मी ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवाने का यह नया स्थान खोजा है। यह भारत और चीन का बॉर्डर है। हिमालय की इस तेज ठंडी हवा से हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। एक एक कदम कर वापस अपने वाहनों की ओर लौटने लगे। यह लिपुलेख दर्रा है। हम नवंबर के महीने में यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ अभी बर्फ नहीं है। दिसंबर तक यहाँ सब कुछ बर्फ में बदल जाएगा।
नीचे घुमावदार रोड के ऊपर से ही एक रोड उस छोटे पहाड़ के पीछे की तरफ गई है। कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए जाने वाले यात्री इसी रूट से जाते थे। हमारी आज की यात्रा साहसिक और आनंददायक रही। वापस लौटते समय भी खराब रोड के कारण मुझे अपने मित्रों को कुछ जगहों पर उतारना पड़ा। लिपु लेक से लौटते लौटते दिन के 2 बज चुके थे और लगभग 5 बजे हम वापस गुंजी पहुंच गए और गुंजी में ही रात्रि विश्राम